बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे सार्कोपीनिया या मसल वेस्टिंग के बारे में। सार्कोपीनिया कहते हैं एज रिलेटेड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल मास एंड स्ट्रेंथ। जो हमारी एज प्रोग्रेस करती है, हमारे मसल का वॉल्यूम और इसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। हमारे मसल का मास जब हम अपनी 30s में होते हैं तो ये अपनी पीक के ऊपर होता है। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। जब हम अपनी 50s या 60s में पहुंचते हैं तो ये डिक्लाइन अपनी पीक के ऊपर होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सार्कोपीनिया या मसल वेस्टिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे अहम सिम्टम जो हमें देखने में मिलता है वो है वीकनेस। सार्कोपीनिया का शिकार मरीज़ अपने आप के अंदर कमज़ोरी महसूस करेगा। ये अपने आप को हर वक्त थका थका सा महसूस करेगा। उसकी नींद इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जब वो नींद से सोकर उठता है तो उस वक्त भी वो कमज़ोरी और थकन महसूस करता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हमें देखने में मिल सकते हैं वो है लॉस ऑफ स्टेमिना। मरीज़ का स्टेमिना कम हो जाएगा। वो एट दी स्ट्रेच जितनी एक्टिविटीज़ पहले परफॉर्म कर सकता था उतनी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकेगा। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटीज़। सार्कोपीनिया का शिकार मरीज़ को अपनी रूटीन और डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के अंदर दिक्कत या दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। वॉकिंग स्लोली। सार्कोपीनिया का शिकार मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता चलता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स। सार्कोपीनिया का शिकार मरीज़ को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत या दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद है पुअर बैलेंस। सार्कोपीनिया का शिकार मरीज़ अपना बैलेंस नहीं मेंटेन रख सकता। इसकी वजह से फॉल का या गिरने का खतरा ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज हो जाता है। और लास्टली जो सिम्टम हमें देखने में मिलता है वो है लॉस ऑफ मसल वॉल्यूम। सार्कोपीनिया का शिकार मरीज़ के मसल्स ढलक जाते हैं और ये अपनी टोन और अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देते हैं। ये थे सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं सार्कोपीनिया की काजेज़ के बारे में। सार्कोपीनिया की काजेज़ में जो सबसे अहम चीज़ रोल प्ले करती है वो है नेचुरल एजिंग प्रोसेस। नॉर्मली ये 60s के बाद ये अमल स्टार्ट होता है और हर गुजरते साल के साथ साथ ये प्रोसेस इंक्रीज होता जाता है। नॉर्मली हर 10 साल के अंदर हमारे मसल्स 8% वीक हो जाते हैं। दो कि एज एक मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है सार्कोपीनिया के अंदर, लेकिन रिसर्चर्स ने कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं। तो आइए उन रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे है फिजिकल इनएक्टिविटी। ऐसे लोग जिनकी किसी न किसी वजह से एक्टिविटी कम हो जाती है या इवन ख़त्म हो जाती है, लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया है उसकी वजह से पेशेंट बेड रिडन हो गया है, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है लाइक स्ट्रोक है उसकी वजह से एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, पेशेंट बेड रिडन हो गया है, तो इन केसेस के अंदर भी सार्कोपीनिया देखने में मिलता है। इन केसेस में जो सार्कोपीनिया हमें देखने में मिलता है उसे हम डिसयूज एट्रोफी भी कहते हैं। उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें ओबेसिटी है। ओबेसिटी यानी मोटापा, इसके अंदर भी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं जो कि मसल वेस्टिंग या सार्कोपीनिया को जन्म देती हैं। उसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक जोड़ों के दर्द की बीमारी है। इसके अंदर भी फिजिकल एक्टिविटी इंसान की कम हो जाती है और कुछ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस ऐसे रिलीज होते हैं जो प्रोटीन एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में इम्बैलेंस पैदा करते हैं और सार्कोपीनिया या मसल वेस्टिंग का सबब बनते हैं। उसके बाद है डिक्रीज इन हार्मोनल लेवल। मायोस्टैटिन एक हार्मोन है जो मसल से रिलीज होता है और इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो मायोस्टैटिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये मसल की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और सार्कोपीनिया या मसल वेस्टिंग देखने में मिलती है। और लास्टली आ जाता है मैल न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन मसल को बिल्ड करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है। अगर किसी वजह से भी मैल न्यूट्रिशन हो या प्रोटीन की इनटेक कम हो जाए तो मसल वीक हो जाते हैं और सार्कोपीनिया या मसल वेस्टिंग देखने में मिल सकती है।
उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। मसल वेस्टिंग के इलाज में लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि यूजुअली वर्क करती हैं। आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको जो पहली चीज़ एडवाइस करेगा वो है फिजिकल एक्टिविटी। आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको एडवाइस करेगा कि अपनी मूवमेंट को इंक्रीज करें, एक्सरसाइज करें। इसके अलावा वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस एडवाइस भी कर सकता है। यूजुअली फिजिकल एक्टिविटी के अंडर जो एक्सरसाइजेस एडवाइस की जाती हैं वो है रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इनके अंदर हमारे मसल्स के अराउंड एक बैंड बांध दिया जाता है और मसल्स को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस मूव किया जाता है। इस तरह से मसल की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है और जो मसल का लॉस हुआ होता है वो भी रिवर्स हो जाता है। उसके बाद है हेल्दी डाइट। एक्सरसाइज के साथ साथ मसल वेस्टिंग के पेशेंट को हेल्दी डाइट भी लेनी पड़ती है। राइट फूड चॉइसेस बेहद ज़रूरी हैं। ऐसे फूड का इस्तेमाल जिनके अंदर प्रोटीन की अच्छी मिकदार मौजूद हो वो मसल वेस्टिंग के पेशेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। एम होना चाहिए कि 20 ग्राम से लेकर 35 ग्राम्स तक प्रोटीन हर मील के अंदर मसल वेस्टिंग के पेशेंट को ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसी डाइट जिनके अंदर प्रोटीन की मिकदार मौजूद हो वो चंद डाइट्स हम आपको बता देते हैं। लाइक योगर्ट है, योगर्ट का 3/4 अगर हम कप लें तो उसके अंदर 17 ग्राम तक प्रोटीन मिलती है। उसके अलावा एग्स, ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। एक नॉर्मल साइज़ के एग के अंदर 7 ग्राम तक प्रोटीन होती है। इसके अलावा हमें प्रोटीन मीट से मिल सकती है, हमें फिश से मिल सकती है। नट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये था व्यूअर्स एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सार्कोपीनिया या मसल वेस्टिंग के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।